वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। आज की जो क्लास होने वाली है वो प्रीवियस क्लास की ही एक कड़ी होने वाली है। प्रीवियस क्लास में हम लोग सीक्वेंशियल बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट्स देख रहे थे। हमने जनरेटर के बारे में देख लिया था, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में भी देख लिया था, ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी देख लिया था, बट ट्रांसफॉर्मर का पॉजिटिव देखा था, नेगेटिव देखा था, जीरो सीक्वेंशियल बिहेवियर हम लोगों ने नहीं देखा था। तो आज वहीं से कहानी शुरू करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास की कुछ चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि न्यूट्रल का इंपीडेंस हमेशा 3 टाइम्स अपीयर होता है, सही बात है। न्यूट्रल करंट 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट के बराबर होती है। अनबैलेंस करंट जो होती है वो जीरो सीक्वेंस करंट होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो होती है वो बैलेंस करंट मानी जाती है। उस केस में कोई भी न्यूट्रल करंट नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उन हाइलाइटेड पॉइंट्स को एक साथ लिख लिया करें, ताकि जब भी आप रिवीजन जब करते हो तो हाइलाइटेड पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब समझिए। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले जीरो सीक्वेंस बिहेवियर ऑफ द ट्रांसफार्मर। किसका? ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस बिहेवियर देखेंगे। देखो बेटा, ट्रांसफार्मर में कोई अलग चीज नहीं है, इट जस्ट लाइक ए ट्रांसमिशन लाइन। उसमें भी वाइंडिंग्स ही है, वो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो क्या होना है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइंडिंग का क्या होने वाला है, रिएक्टेंस होने वाला है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सपोज दैट ये x ऑफ 0 है, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस। समझ में आ गया? किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? ट्रांसफार्मर के लिए बात कर रहा हूं। अब देखो बेटा, ये ट्रांसफार्मर खुद से तो कोई पावर लेता नहीं। ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। एक तरफ से पावर आएगी और दूसरी तरफ से पावर बाहर जाएगी। तो ये ट्रांसफार्मर दोनों तरफ किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा। सपोज दैट इधर से जनरेटर से लाइन आ रही है, ठीक है, इधर से जनरेटर से लाइन आ रही है, ये बस बार है यहां पे, ठीक है। यहां से आपके ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करना है, इधर से आगे आपकी लाइन जो है वो आगे जा रही होगी, ट्रांसमिशन लाइन को मिल रही होगी। क्लियर है या नहीं है? कहानी सही है? अब देखो समझिए, ट्रांसफार्मर जो होता है इसका कनेक्शन किस तरीके से हो सकता है। बिकॉज यहां पे इधर से कनेक्ट करोगे या इधर से कनेक्ट करोगे, मैं पूरा ही मानता हूं देखो, और दो सीक्वेंशियल होता है कुछ इस तरीके से। एक में इधर ग्राउंड कर देता हूं, एक में इधर ग्राउंड कर देता हूं। इन स्विचेस के नाम दे देता हूं। सपोज दैट दिस इज योर बिहेवियर, ये भी आपका एक स्विच, ये है आपका स्विच नंबर 1, ये है आपका स्विच नंबर 2, ठीक है। इस वाले बस बार के इस स्विच को मैं बोल देता हूं 1 डेज, ठीक है, 1 डेज है। और इस वाले स्विच को मैं नाम देता हूं 1 डबल डेज। ओके, इसको मैं बोल देता हूं 2 का डेज और इसको मैं बोल देता हूं 2 का डबल डेज। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, ट्रांसफार्मर जो होता है उसके कई तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, स्टार कनेक्टेड हो सकता है, डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है, सही बात है। ओके, अब समझना, एक लाइन लिख लो, नोट लगा के लिखना कि इफ द ट्रांसफार्मर इज, ठीक है, एक काम करो, इस लाइन को इधर लिखो, ये वाला पोर्शन यूज में लेंगे हम, ठीक है ना। यहां लिख लीजिए, इफ द ट्रांसफार्मर इज स्टार कनेक्टेड। कैसा बेटा? स्टार कनेक्टेड, then switch 1 days and 2 days will close, ठीक है। and if delta connected then 1 double days and 2 double days will close। क्या कहने का मतलब है और क्यों कह रहा हूं, रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले तो कहने का क्या मतलब है उसको समझते हैं। देखो भाई, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में दो साइड होती है, ठीक है। ये है मान लो आपकी प्राइमरी साइड और ये है मान लो आपकी सेकेंडरी साइड। क्लियर है ना? एक प्राइमरी साइड हो गया, एक सेकेंडरी साइड हो गया। अब कनेक्शन किस किस तरह का हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, कनेक्शन यहां पे बिहेवियर देखो जरा, यहां मैं लिख देता हूं प्राइमरी साइड, यहां मैं लिखता हूं सेकेंडरी साइड।
अब कनेक्शन कैसा कैसा हो सकता है प्राइमरी साइड स्टार कनेक्टेड हो, सेकेंडरी साइड भी स्टार कनेक्टेड हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके, प्राइमरी साइड स्टार कनेक्टेड हो, सेकेंडरी साइड डेल्टा कनेक्टेड हो, पॉसिबल है, ओके। प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्टेड हो, सेकेंडरी साइड भी डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है। और क्या हो सकता है, दोनों तरफ डेल्टा डेल्टा स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार हो जाएगा, ओके। प्राइमरी साइड स्टार विद ग्राउंडेड हो, सेकेंडरी साइड डेल्टा हो। प्राइमरी साइड डेल्टा हो, सेकेंडरी साइड स्टार विद ग्राउंडेड विद इंपीडेंस हो, ठीक है, एक्स ऑफ एन ले लेते हैं। और भी हो सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है ना। आप और एक ग्राउंड हो गया, दो ग्राउंड हो गया, यहां पे भी एक ग्राउंडेड ले सकते हो आप, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, ओके। तो कई सारे कनेक्शन मैंने ले लिए। अब इतनों को सोल्व करेंगे तो फिर तो क्वेश्चन सोल्व हो ही जाना है, समझ में आ जाना है, सही बात है कि नहीं। अब देखो बेटा, समझने की कोशिश करो और ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पे बात करूं तो भाई प्राइमरी साइड को मैं बनाऊंगा यहां पे, और मैं सेकेंडरी साइड को बनाऊंगा यहां। समझिए, मैंने लिखा है कि अगर सर कनेक्शन स्टार कनेक्टेड हुआ, अब ये कौन सा कनेक्शन साइड की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी साइड की। अगर कनेक्शन स्टार कनेक्टेड हुआ तो स्विच 1 डेज और 2 डेज बंद होगा। मतलब ये वाला जो स्विच है, ये वाला जो स्विच है, अगर मान लो स्टार कनेक्टेड हुआ ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, तो ये इस तरीके से कनेक्ट होगा यू, मतलब ये 1 डेज के, ये 1 जो है ना वो 1 डेज के साथ में अटैच होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और अगर डेल्टा कनेक्टेड हुआ मान लो प्राइमरी साइड, तो ये 1 जो है ना वो 1 डबल डेज के साथ में कनेक्ट होगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले इस डिफरेंस को थोड़ा सा समझते हैं। देखो बेटा, यहां पे एक चक्कर है, पहले आप समझ लो थोड़ा सा। मान लो कनेक्शन स्टार कनेक्टेड है, सपोज दैट ये कोई एक स्टार कनेक्टेड कनेक्शन है, ठीक है। स्टार कनेक्टेड में क्या होती है, जैसे ये करंट से मान लो 3 करंट है, ये आई ऑफ आर है, ये आई ऑफ वाई है, ये आई ऑफ बी है। भाई ये समझते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों है कि स्टार कनेक्टेड में इधर से आगे वाली लाइन से जोड़ते हैं, जबकि डेल्टा कनेक्शन में डायरेक्ट ग्राउंड से जोड़ देते हैं, किसको, फॉल्ट करंट को। कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो, अगर मान लो ये आपका स्टार कनेक्टेड है, मैंने यहां पे ग्राउंडिंग वगैरह, भाई स्टार कनेक्टेड विद ग्राउंड भी हो सकता है और विदाउट ग्राउंड भी हो सकता है। मान लो मैंने यहां पे ग्राउंडिंग नहीं लिया है, तो स्टार कनेक्टेड में क्या होता है कि एक फेज है, 2 फेज है, 3 फेज है। जब ये सिस्टम बैलेंस होता है, जब तो ठीक है कि आई ऑफ आर प्लस आई ऑफ वाई प्लस आई ऑफ बी की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। मतलब यहां पे जब ये बैलेंस होता है ना, जब ये बैलेंस होता है तो आपकी आई ऑफ एन न्यूट्रल करंट की वैल्यू 0 होती है, मतलब न्यूट्रल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगर ये सिस्टम बैलेंस नहीं है, कैसा है, अनबैलेंस है। कैसा है, अनबैलेंस। समझ में आई बात। अगर सिस्टम बैलेंस नहीं है, अगर सिस्टम कैसा है, अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस होने के टाइम पे इन तीनों का सम कभी भी 0 नहीं होगा। आर ऑफ वाई, आई ऑफ वाई और आई ऑफ बी, इन तीनों का सम कभी भी 0 नहीं होगा। क्या 0 होगा, क्या नहीं होगा। अब बेटा करंट का सम 0 नहीं है, और आप एक बात हमेशा जानते हो कि करंट को फ्लो कराने के लिए एक लूप की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, लूप की जरूरत होती है, जानते हो ना। मतलब मान लो करंट यहां से निकल के जाएगा, कहीं से लौट के वापस जरूर आएगा, इसकी जरूरत है, एक लूप की जरूरत होती है। जबकि स्टार कनेक्शन, अगर ये स्टार कनेक्शन सपोज दैट ये पूरा का पूरा आपका एक ट्रांसफार्मर है, यहां से लेके यहां तक, तो क्या सिर्फ इस कनेक्शन के अंदर अंदर कोई लूप है क्या? कहां लूप है भाई, ये इधर से गया यूं, ये इधर से गया यूं, ये इधर से गया यूं। क्या इसके अंदर कोई लूप है क्या? नहीं। अगर इसमें अनबैलेंस करंट आई तो वो लाइन करंट में उसका इंक्लूडेशन आएगा, वो लाइन करंट में उस करंट को भी क्या कराएगा, फ्लो कराएगा, मतलब वो करंट आगे भी जाएगी। अगर करंट अनबैलेंस हो गई तो स्टार कनेक्शन के केस में वो अनबैलेंस करंट लाइन में होते हुए भी फ्लो हो गई और वो करंट आगे भी जाएगी, मतलब वो फेज में एज वेल एज लाइन में दोनों में क्या होती है, फ्लो होती है। समझ में आ गया? ओके, तो यहां पे स्टार पॉइंट करके इसको तो हटा दो, ठीक है। देखो इधर यही मैं लिख देता हूं, और इस लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ के लिख लीजिएगा। देखो बेटा क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इन केस ऑफ अनबैलेंस करंट, इन केस ऑफ अनबैलेंस current, the star connected transformer, ऐसे लिखो, उल्टा करो इसको थोड़ा सा,
इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड the unbalanced current will flow at phase as well as in line। समझ में आ गया? मतलब अगर कनेक्शन स्टार कनेक्टेड है तो अनबैलेंस करंट फेज में भी जाएगी और कहां भी जाएगी? लाइन में भी जाएगी। रीजन क्या है समझिए, बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड a closed loop for the unbalanced करंट। समझ में आ गया? अनबैलेंस करंट के लिए ये कोई क्लोज लूप प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि क्लोज लूप स्टार कनेक्शन में होता ही नहीं है। समझ में आया? तो अनबैलेंस करंट लाइन में भी होती है, तो अगर बेटा लाइन में जाएगी तो उसको अगर फ्लो करवाना है तो लाइन से कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। अरे समझ में आई कि बात नहीं आई? कहां से कनेक्ट करना पड़ेगा? लाइन से कनेक्ट तो करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर न्यूट्रली ग्राउंडेड हुआ तो भी वो तो लाइन के ऊपर अफेक्ट करती है नहीं करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन एक चीज को ध्यान से समझो, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर कनेक्शन स्टार कनेक्शन हुआ और वो अनबैलेंस हुआ तो उसका इफेक्ट उसके इधर वाले इक्विपमेंट पे भी और उसके इधर वाले इक्विपमेंट पे भी पड़ेगा, बिकॉज अनबैलेंस करंट लाइन में भी जाएगी इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड। लेकिन अगर बेटा कनेक्शन कैसा हो जाए? डेल्टा हो जाए। अब समझो, अगर कनेक्शन स्टार नहीं है, कैसा है? डेल्टा है। सोचो, जैसे मान लो कनेक्शन आपने किसी का भी इस तरीके से कर रखा है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है। समझ में? अब यहां से मान लो ये तीन करंट आप लोगों ने निकाल दिए, तीनों की तीनों लाइन करंट्स आपकी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तीन लाइन करंट्स आपकी। अब आप हमेशा जानते हो कि इन लाइन करंट्स का जो सम होता है, ये आर वाई और ये बी हो गया, तो लाइन करंट्स का सम हमेशा जीरो होता है। आई ऑफ आर, आई ऑफ वाई और आई ऑफ बी का करंट कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। कैसा? जब सिस्टम बैलेंस रहेगा। सही बात है? बैलेंस सिस्टम ये रहेगा कि नहीं रहेगा? अब मान लो किसी इंटरनल रीजन की वजह से, किसकी वजह से? किसी इंटरनल कोर सैचुरेशन या कुछ भी हो सकता है, इंटरनल रीजन की वजह से मान लो ये ट्रांसफार्मर आपका कैसा हो जाए? अनसैचुरेटेड या अनबैलेंस हो जाए। कैसा हो जाए बेटा? अनबैलेंस हो जाए। सही बात। तो इनमें फ्लो होने वाली जो करंट थी, जो फेज करंट है, ये वाली, इनमें आपकी अनबैलेंस करंट भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी ना। अनबैलेंस करंट आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सही है। लेकिन यहां आउटपुट में निकलने वाली करंट तो आपकी बैलेंस है, आई ऑफ आर, आई ऑफ वाई, आई ऑफ बी। तो ये अनबैलेंस करंट करती क्या है? देखो, डेल्टा कनेक्शन की यही सबसे बड़ी खास बात है कि ये खुद में एक क्या बनाता है? लूप बनाता है। खुद में एक क्या करता है? अंदर ही अंदर लूप बनाता है। तो जो अनबैलेंस करंट होगी ना, वो यहां से जाएगी, इधर आएगी, इधर से जाएगी और हमेशा इसके अंदर अंदर ही फ्लो होती रहेगी, बिकॉज यहां पे इसको क्या मिल रहा है? लूप मिल रहा है। वो करंट इस लाइन करंट में, इस लाइन करंट में और इस लाइन करंट में कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। मतलब डेल्टा कनेक्टेड अगर अंदर से अनबैलेंस भी रहा तो बाहर से करंट मेजर करने पे वो आपको बैलेंस ही दिखाई देगा। रीजन क्या है? रीजन ये है सर कि वो खुद के अंदर ही क्या कर लेता है? अनबैलेंस करंट्स को फ्लो करा लेता है। ये आप लोगों ने सुना होगा कि जब बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं तो एक टर्सरी वाइंडिंग सुनी होगी आपने, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, और आपने सुना होगा कि टर्सरी वाइंडिंग हमेशा डेल्टा कनेक्टेड की जाती है ताकि वो ट्रांसफार्मर को अनबैलेंस होने से बचाए। रीजन क्या था? रीजन यही होता है कि जैसे ही डेल्टा कनेक्शन के पास में अनबैलेंस करंट आती है, वो आउटर सर्किट को या आउटर सिस्टम को परेशान नहीं होने देता है, वो पूरी अनबैलेंस करंट को अपने अंदर ही क्या करवा लेता है? फ्लो करवा लेता है। समझ में आई बात? इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें प्राइमरी या सेकेंडरी में से एक वाइंडिंग डेल्टा वाइंडिंग जरूर बनाते हैं ताकि ट्रांसफार्मर अच्छे से कैसा बना रहे? बैलेंस बना रहे। अब समझिए, क्या डेल्टा कनेक्शन की अनबैलेंस करंट का कनेक्शन आगे किसी से है क्या पीछे किसी से है क्या? नहीं है सर। अपने अंदर ही उसने क्या करवा लिया? फ्लो करवा लिया।
मतलब डेल्टा की अनबैलेंस करंट आइसोलेटेड होती है, उसको आगे पीछे वालों से मतलब नहीं होता है, वो खुद के अंदर ही करंट क्या करा देता है, फ्लो करा देता है। ये खास बात है डेल्टा की। इसीलिए सोचो जब कनेक्शन डेल्टा है तो मैंने लिखा है कि ये वाला स्विच कहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, मतलब ये इससे आइसोलेट रहेगा, इस पीछे वाले से जो भी इधर जुड़ा हुआ होगा उससे इसको कोई मतलब नहीं रहेगा जब ये डेल्टा कनेक्शन रहेगा, क्योंकि इसकी अनबैलेंस करंट वो आगे पीछे वालों से मतलब नहीं होता। भाई जब सिस्टम में फॉल्ट आ जाएगा तब तो फॉल्टी करंट रहेगी ना, तो ये अनबैलेंस करंट को इस तरीके से खुद के अंदर क्या करवा लेता है, फ्लो करवा लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात? तो आपको ये समझ में आया ना कि स्टार कनेक्टेड को हम लाइन से कनेक्टेड क्यों करते हैं, डेल्टा को हम ग्राउंड से क्यों दिखाते हैं, समझ में आ गई बात? ओके, तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको, लिख लेना। ओके ठीक है, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन the unbalanced current will only flow through the phases, but it's not affect that line currents। समझ में आ गई बात? क्यों नहीं करता है? Because it's provide a loop to the unbalanced current। ओके, तो ये अनबैलेंस करंट को क्या करता है, एक लूप प्रोवाइड कर देता है, तो अनबैलेंस करंट उसके अंदर अंदर ही फ्लो होती रहती है, वो आगे वाले को और पीछे वाले से क्या हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। कहानी समझ में आई? ऐसा कनेक्शन क्यों करते हैं? अब तो रीजन क्लियर है, अब आगे चल सकते हैं। ओके, अब देखो जरा इंटरेस्टिंग फैक्टर, अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, अब कनेक्शंस को हम समझते हैं। तो अगर कनेक्शन प्राइमरी साइड स्टार कनेक्टेड हुआ तो सबसे पहले तो ये वाला जो स्विच है वो किससे कनेक्टेड होगा, सर स्टार कनेक्टेड है तो इससे कनेक्ट होना चाहिए, वन डे से, परफेक्ट है। तो मतलब यहां पे ये जो बस बार है इससे कनेक्ट होगा, बना दिया ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। अब देखो मैंने बोला था जीरो सीक्वेंस करंट में न्यूट्रल की पोजीशन का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, और न्यूट्रल का इंपेडेंस 3 टाइम्स क्या होता है, अपीयर होता है। अब एक बात इसको करने से पहले एक चीज और थोड़ी सी यहां से समझ लीजिए। देखो यहां न्यूट्रल आपको 3 तरह का दिख रहा है, देखो ये वाला, ये स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल है क्या, किसी से नहीं है, यहां पे कोई न्यूट्रलाइज वाला नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है न्यूट्रल का। यहां पे है लेकिन इंपेडेंस भी है, यहां पे है और साथ में इंपेडेंस भी है। तो 3 तरह का न्यूट्रल होता है। कैसे कैसे, देखो टाइप ऑफ न्यूट्रल, नाम याद रखने इनके है ना, क्या क्या होता है। पहला, इसका ग्राउंड से कोई कनेक्शन है क्या, कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड है भाई सिस्टम, ना इधर से कोई कनेक्शन ना इधर से। तो स्टार कनेक्टेड का ग्राउंड से कोई कनेक्शन है यहां पे नहीं है, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड ग्राउंडिंग। समझ गए? मतलब ग्राउंड के बीच में अगर यहां पे ग्राउंड बना दिया और ऐसे आप समझ लो कि ऐसा है, तो ग्राउंड का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो बीच में कौन है, हवा। हवा क्या होती है, इंसुलेटर। अगर हवा इंसुलेटर है तो उसका इंपेडेंस ओपन सर्किट हो गया ना बेटा, ओपन सर्किट का इंपेडेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। तो जब आइसोलेटेड ग्राउंडिंग रहेगा तो आप बोलोगे कि सर जो x ऑफ n रहेगा, न्यूट्रल का इंपेडेंस जो रहेगा उसकी वैल्यू आपकी कैसी रहेगी, इन्फिनिटी। समझ में आ गया? ठीक है ना, बिकॉज क्यों रहेगा, ओपन सर्किट है सर। कैसा है, ओपन सर्किट। भाई न्यूट्रल की पोजीशन और ग्राउंड के बीच में कोई इंपेडेंस है ही नहीं, इन्फिनिटी, ओपन है, ओपन का इन्फिनिटी होता है, सही बात है। ओके, सेकंड ये वाला, ये देखो यहां से कनेक्ट करके आपने डायरेक्टली जबरदस्त तरीके से इसको क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब देखते हो कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो मोहल्ले वगैरह में लगा होता है, उसको ग्राउंड किया जाता है एक वायर के साथ में, बीच में कोई इंपेडेंस नहीं लगाया जाता, वायर के साथ ग्राउंड किया जाता है। समझ में आया? और अच्छे से कसा जाता है बोल्ट से, ग्राउंडिंग रोड से भी कस दिया जाता है, ट्रांसफार्मर से
वोल्टेज दिया जाता है। एक्चुअली टाइट, जितना टाइट और अच्छे से होता है ना आपका इंसुलेशन ये न्यूट्रल, उतना ही सॉलिड वर्क करता है। समझ में आया? तो इसको बोला जाता है सॉलिड ग्राउंडिंग। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? सॉलिड ग्राउंडिंग। अगर सॉलिड ग्राउंडिंग किया तो मतलब यहां से लाके आपने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया? नीचे जोड़ दिया, बीच में कोई इंपीडेंस नहीं लगाया। और हम अच्छे से जानते हैं कि न्यूट्रल इंपीडेंस के लिए आपके ग्राउंडिंग वायर जो होता है वो ऐसा चूज में किया जाता है जिसका इंपीडेंस मिनिमम से मिनिमम हो। अब देखो, अगर यहां से आप इसको डायरेक्ट यू कनेक्ट करोगे तो ये यहां पे डायरेक्टली क्या हो गया है? शॉर्ट सर्किट। मतलब ये कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट बिहेवियर होता है। मतलब इसके लिए x ऑफ n की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? 0। मैंने अप्रोक्सीमेट इसलिए लिया क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भाई वायर का भी रेजिस्टेंस होता है तो थोड़ी बहुत वैल्यू पाई जा सकती है, बट आप अगर क्वेश्चंस की बात करोगे तो वहां पे अगर आपको सॉलिडली ग्राउंडिंग दिख जाए तो आप x ऑफ n की वैल्यू परफेक्टली 0 लेना कि कोई इंपीडेंस नहीं है भाई, न्यूट्रल को डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया है? ग्राउंड से कर दिया है। और ऐसे वायर से किया है जिसका इंपीडेंस मिनिमम से मिनिमम है या बहुत कम है। ओके, और नेक्स्ट तीसरी थिंग क्या है? ये देखो ग्राउंडिंग है पर इंपीडेंस है, तो इसको क्या बोलोगे? ग्राउंडिंग विद इंपीडेंस। इसको क्या बोलोगे? ग्राउंडिंग विद इंपीडेंस। समझ में आ गया? तो तीन तरह की होगी। तो यहां पे तो आपका इंपीडेंस हो ही गया, जो भी आपका इंपीडेंस कनेक्टेड होगा, ग्राउंड और न्यूट्रल के बीच में जो इंपीडेंस कनेक्टेड होगा वो इंपीडेंस होगा। तो तीन तरह की ग्राउंडिंग होगी, आइसोलेटेड, सॉलिड और ग्राउंडिंग विद इंपीडेंस। आइसोलेटेड, सॉलिड और ग्राउंडिंग विद इंपीडेंस, तीन तरह की कर सकते हो आप। क्लियर है ना? अब आगे चले, देखो जरा, इसको हटा दूं मैं, अब हटा दूं, नोट कर लेना सारा, ठीक है? ओके, अब देखो, अब इसको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले भाई मुझे एक बात समझ में आ रही है कि पहले तो सबके पहले ये मेरे पास क्या है? ट्रांसफार्मर है, ठीक है? तो ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऐसे x0 से। पहले प्राइमरी साइड को देख रहे हैं, ठीक है? तो ये मैंने बना दिया x0। अब इसका कनेक्शन कैसे होना है? स्टार है, डेल्टा है, वो आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि प्राइमरी साइड स्टार कनेक्टेड है, ठीक है भाई? स्टार कनेक्टेड है तो यहां पे जो बस बार है ना, उसका जो स्विच है ना, उससे ये वाला स्विच क्या हो जाना चाहिए? कनेक्ट हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि स्टार कनेक्टेड है, इससे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक? लेकिन फिर बात एक और है, क्या सर? जीरो सीक्वेंस में न्यूट्रल का इंपीडेंस भी देखते हैं। अब न्यूट्रल यहां पे है, वो कैसा है? आइसोलेटेड। और आप जानते हो कि जीरो सीक्वेंस में न्यूट्रल का इंपीडेंस 3 टाइम्स अपीयर होता है। कितना बेटा? 3 टाइम्स अपीयर होता है। यहां पे x ऑफ n की वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंफिनिटी। तो यहां पे 3 टाइम्स ऑफ x आना चाहिए और उसकी वैल्यू इंफिनिटी रहेगी। तो इंफिनिटी का मतलब ओपन सर्किट। समझे बात को? इंफिनिटी का मतलब ओपन सर्किट। क्लियर है? अगर आप यहां बात करोगे तो स्टार कनेक्टेड है, बिल्कुल है। स्टार कनेक्टेड है तो इस वाले बस बार से कनेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। क्या यहां पे कोई न्यूट्रल का इंपीडेंस है क्या? नहीं है। तो ये ध्यान रखना, स्टार कनेक्टेड साथ में हमेशा न्यूट्रल का इंपीडेंस आएगा, समझ जाना, 3 टाइम्स ऑफ xn। लेकिन xn की वैल्यू यहां पे कितनी है? 0 है। तो इट्स बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट। समझ गए? ओके, यहां पे मैं इंपीडेंस ले लेता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है? ये x ऑफ n। सेकेंडरी साइड स्टार था, इस वाले से कनेक्ट किया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये एक ही साथ है, ठीक है? कनेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? सोचो, प्राइमरी साइड स्टार परफेक्ट है सर, बस बार वाले से कनेक्ट होगा। क्या है मेरे पास? ट्रांसफार्मर है, ठीक है? ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, प्राइमरी साइड स्टार है, स्टार का ग्राउंड होगा, बिल्कुल होगा। तो वो कितना न्यूट्रल इंपीडेंस कितनी बार आएगा? 3 बार। तो 3 टाइम्स ऑफ xn। सॉरी, ये 3 टाइम्स ऑफ xn लिख दिया करो आप, फिर देख लिया करो कि xn की वैल्यू कितनी है। अगर 0 है तो शॉर्ट कर दो, अगर इंफिनिटी है तो ओपन कर दो, अगर इंपीडेंस है तो इंपीडेंस के साथ लिख दो। बात खत्म, बस। ये हो गया आपका x ऑफ 0। सॉरी बेटा, ओके। सेकेंडरी साइड कैसा है? डेल्टा कनेक्टेड। अब डेल्टा कनेक्टेड में तो ये स्विच 2 डेज से कनेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट है। ये बस बार तो रहेगी यहां, लेकिन ये वहां कनेक्ट नहीं हुआ, ये इधर जाके कहां चला गया? ग्राउंड के पास चला गया। थोड़ा ऊपर तक ही बना लो, ज्यादा नीचे नहीं, ये यहां तक हो गया। क्लियर है कहानी? ओके, इसका जरा बना के बताओ। अब तो फटाफट बना सकते हो। डेल्टा डेल्टा
बस बार से कनेक्ट हो गया? नहीं होगा। डेल्टा में तो न्यूट्रल होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां से ग्राउंड, ये यहां से ग्राउंड, दिस इज योर x0, बस बार रह गई। इसको बनाओ जरा फटाफट। अब तो ये बस बार स्टार कनेक्टेड है बिल्कुल, तो इससे कनेक्टेड होगा। यहां पे क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ xn, ये क्या हो गया? इंपेडेंस x0, ये हो गया डेल्टा, ये चला गया नीचे। अब देखो xn की वैल्यू कितनी है? सॉलिडली ग्राउंड है सर, 0, तो 0 तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, इस तरीके से। परफेक्ट है। इस वाले को देखो, फर्स्ट थिंग इज डेल्टा, डेल्टा है तो सीधा ग्राउंड, ये हो गया ट्रांसफार्मर, दैट इज योर x0, ये x ऑफ n है, 3 टाइम्स ऑफ ये होगा, परफेक्ट है, 3 ऑफ xn, और ये आगे जाके इससे कनेक्टेड हो जाएगा बस से। तो दीज आर द कनेक्शन ऑफ जीरो सीक्वेंस बिहेवियर ऑफ द योर ट्रांसफार्मर। समझिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का तो नॉर्मल होता है, x1 = x2 डायरेक्ट, नॉर्मल एक वायर, ठीक है। जीरो सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस क्यों नजर आई? बिकॉज जीरो सीक्वेंस न्यूट्रल के ऊपर या ग्राउंडिंग के ऊपर क्या करता है? ऑपरेट करता है। और यहां पे कनेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, स्टार और डेल्टा, दैट्स व्हाई इस तरह का आपका क्या बनता है? कनेक्शन बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जीरो सीक्वेंशियल बिहेवियर ऑफ ट्रांसफार्मर। कभी ट्रांसफार्मर को दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, ओके। अब हम किसकी बात कर रहे थे बेटा? उस पे ऊपर चलते हैं। हम बात कर रहे थे सिंगल लाइन टू ग्राउंड। क्या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की बात कर चुके हैं हम लोग? ठीक है, परफेक्ट है। क्या इससे पहले हम लोगों ने एक फॉल्ट की बात और की थी, और उस फॉल्ट का नाम था शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या की थी या नहीं की थी? अरे की थी ना भाई, हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात नहीं की थी ना? ओके, देखो दोनों को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। देखो बेटा भाई, दोनों ही फेमस फॉल्ट है, क्योंकि एक वो फॉल्ट है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग डिसाइड कर रहा है, एक वो फॉल्ट है एसएलजी फॉल्ट जो रिले की रेटिंग डिसाइड कर रहा है। मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब दोनों को थोड़ा सा एक बार वापस से हल्का सा समझते हैं। देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों को, ठीक है ना? ओके, कंपेयर बिटवीन शॉर्ट सर्किट एंड एसएलजी, ठीक है ना? थोड़ा सा कंपैरिजन देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं किसकी? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की। ओके, कैसा होता है बेटा? बताओ जरा। अगर सर यहां पे मान लो लगा हुआ है जनरेटर, ठीक है, कुछ ऐसा मान लो जनरेटर के टर्मिनल पे ले लेते हैं ना फॉल्ट, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। मान लो ये ईएमएफ है ई, ये है एक्स, और इसके टर्मिनल पे यही जाके आ गया फॉल्ट, और इसमें जाने वाली करंट होगी आपकी शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट, यही है। अगर इसकी मैं फॉल्ट करंट को निकालूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड खास बात कि आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होता है वो बैलेंस फॉल्ट होता है। अगर आप पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में जाओ ना, तो बैलेंस का बिहेवियर किसके जैसा होता है? पॉजिटिव सीक्वेंस के जैसा होता है, सही बात है? तो बैलेंस फॉल्ट को या बैलेंस सिस्टम को या शॉर्ट सर्किट रिएक्टेंस को आप पॉजिटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस भी बोल सकते हो, अगर आप पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो में जा रहे हो तो, ठीक है ना? क्योंकि पॉजिटिव का बिहेवियर ही बैलेंस जैसा होता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सर मैं यहां से लिखूं आई ऑफ शॉर्ट सर्किट क्या होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये डायरेक्टली आपका E डिवाइड बाय X बैलेंस। अब मैंने अनबैलेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कर दिया, तो आप इसको पॉजिटिव बोल सकते हो X1, बिकॉज़ पॉजिटिव सीक्वेंस का बिहेवियर डायरेक्टली बैलेंस जैसा ही होता है, R Y B, एकदम से होता है ना? सही। अब अगर मैं बात करूं एसएलजी फॉल्ट की, तो एसएलजी फॉल्ट में तो कोई एक वायर टूट के जमीन पे गिरा था, तो उसके लिए हम लोगों ने फॉल्ट करंट निकाली थी एसएलजी की। अरे निकाली थी कि नहीं निकाली थी भाई? निकाली थी, ओके। अब अगर मान लो फॉल्ट करंट निकाली थी तो वो कुछ ऐसी आई थी, 3 टाइम्स ऑफ E डिवाइड बाय, देखो 3 टाइम्स ऑफ Xn प्लस X0 प्लस X1 प्लस X2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Xn। बताओ ये आई थी या नहीं आई? ठीक है, सपोज दैट मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो मान लो मैंने बोला कि x ऑफ f हमारा कैसा है? 0 है। चलो इसको तो मान लेते हैं। अब फॉल्ट कहां आ रहा है? फॉल्ट आ रहा है जनरेटर के टर्मिनल, जनरेटर के टर्मिनल। तो सिर्फ जनरेटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सिर्फ जनरेटर की बात करेंगे, सही बात है, ओके। तो यहां लिखो कि इफ फॉल्ट is occur at the terminal
ऑफ द जनरेटर। समझ में आया? जनरेटर के जितने पास में फॉल्ट आता है उतना ही खतरा ज्यादा होता है। देखो ये फॉल्ट अगर दूर आया होता ना तो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस भी आ जाता, एक्स की वैल्यू बढ़ती तो शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जब रिएक्टेंस ओवरऑल बढ़ता है तो फॉल्ट करंट रिड्यूस होती है। लेकिन जितना मशीन के पास में फॉल्ट आता है ना वो उतना ही उसके लिए क्या होता है? डेंजरस होता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कम होती है, फॉल्ट करंट ज्यादा होती है। समझ गए? अब देखो, अगर मान लो जनरेटर के टर्मिनल में आया तो क्या जनरेटर का सीक्वेंशियल बिहेवियर हम लोगों ने देखा था क्या? क्या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो को देखा था क्या? बिल्कुल देखा था। सही बात है भाई। अगर आप पॉजिटिव ये लाइंस लिखी कहां से है? वहीं से तो लिखी है। पॉजिटिव का कुछ ऐसा था, ये x1 वही तो लिखा है मैंने, ये वाला x1। पॉजिटिव का कुछ ऐसा था E, है ना? नेगेटिव का कुछ ऐसा था x2, ये वहीं से तो लिखा है। जीरो का कुछ ऐसा था, यहां पे 3 टाइम्स ऑफ xn और यहां पे x0, कुछ ऐसा ही तो था, ये x0 ये 3 टाइम्स ऑफ x। तो ये सारी वैल्यू जो उठ के आई है वो यहीं से पाई। सही बात है नहीं? ऐसा नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन बेटा जनरेटर के लिए कुछ खास बातें हम लोग देख चुके हैं पहले। क्या देख चुके हैं? देखो जनरेटर में x1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके? x2। पहली लाइन। दूसरी लाइन x0 जो होता है वो काफी ज्यादा कम होता है किससे? x1 और x2 से। क्या ये बात याद है? नहीं कल की क्लास में समझाया था, मैंने बताया था क्यों होता है, क्यों क्या रीजन है इन सब का। ओके, तो x1 और x2 अप्रोक्सीमेट बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू x0 से काफी ज्यादा हाई होती है। यहां पे देखो आप बोल सकते हो कि x ऑफ 0 की वैल्यू कंपेयर टू x1 प्लस x2 दोनों ही आ रहे हैं यहां तो इनके कंपेयर में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम होगी। तो मैं एक काम करता हूं कि इफ मैंने मान लिया कि x ऑफ 0 को मैंने क्या मान लिया? नेग्लिजिबल, बहुत कम है भाई इसकी वैल्यू के कंपैरिजन, तो नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर नेगलेक्ट कर दिया तो देखो I ऑफ SLG कितना होगा? सोचो, ऊपर आ गया 3 टाइम्स ऑफ E, नीचे आया 3 टाइम्स ऑफ XN। परफेक्ट है। और आगे चले 3 टाइम्स ऑफ E है, 3 टाइम्स ऑफ XN है। X1 और X2 अप्रोक्सीमेट दोनों बराबर है, तो 1 + 1 इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ X1 लिख सकता हूं। दोनों बराबर ही होते हैं अप्रोक्सीमेट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां, एकदम परफेक्टली क्लियर है सारी काम। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, ये आया SLG, ये आया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसमें और इसमें देखा जाए तो इसमें एक सबसे बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? सोचो, इसमें सिर्फ एक करंट आ रही है और उस करंट का जो सीक्वेंशियल इंपीडेंस आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस बैलेंस्ड होता है, मतलब इसमें क्या न्यूट्रल करंट पाई जाएगी है नहीं पे ना। शॉर्ट सर्किट में न्यूट्रल करंट नहीं पाई जाती, मैंने समझाया था। लेकिन यहां पे न्यूट्रल की पोजीशन है। देखो SLG फॉल्ट में x ऑफ n आ रहा है, मतलब ये करंट जो होगा, ये फॉल्ट करंट जो होगा वो न्यूट्रल की पोजीशन के ऊपर अफेक्ट करेगा, x ऑफ n के ऊपर अफेक्ट करेगा। सही बात है ये? बिल्कुल सही है। तो सर अगर ये x ऑफ n के ऊपर अफेक्ट करेगा तो मतलब हम तो ये जानते हैं कि हमारे पास में भाई आप जनरेटर को किस तरीके से ग्राउंड कर रहे हो उसके ऊपर आपका SLG सिस्टम डिपेंड करेगा। अब ग्राउंडिंग तो 3 तरह की होती है, कौन कौन सी? आइसोलेटेड, परफेक्ट है, सॉलिड और ग्राउंडिंग विद इंपीडेंस। 3 तरह की होती है ना। ओके, चलो एक एक को मेजर करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर कोई आपकी कैसी आइसोलेटेड, अब ग्राउंडिंग से इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसका तो न्यूट्रल से लेना देना नहीं है, ये तो बैलेंस है। हाँ, SLG करंट के ऊपर फॉल्ट पड़ेगा। अगर आइसोलेटेड हुई तो आइसोलेटेड में आप जानते हो न्यूट्रल का इंपीडेंस कितना होता है बेटा? इंफिनिटी, बिकॉज़ ओपन सर्किट होता है। अगर यहां पे इंफिनिटी रखा आपने तो SLG की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझिए आप, हैं? करंट को फ्लो करने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, सिस्टम उड़ा देगी वो। समझ में आया? अरे रास्ता मिल जाता है ना जब तक तुम ग्राउंड में चले जाती है, कोई बात नहीं। अगर आइसोलेटेड रख दिया तो I ऑफ SLG की वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगी। अब समझिए, फॉल्ट करंट 0 हो रहा है। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि सर मैं तो ग्राउंड को उखाड़ दूंगा, फॉल्ट करंट आएगी नहीं, फॉल्ट करंट आएगी नहीं तो मेरा सिस्टम बच जाएगा। अरे ना, ऐसा नहीं है। अगर मान लो ग्राउंड आपने उखाड़ दिया तो फॉल्ट तो आया लेकिन उसको फ्लो कराने के लिए रास्ता नहीं मिला। समझ में आया? रास्ता नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? अरे वो चार्ज है बेटा, वो वोल्टेज उड़ा देगा, तेरा बस बार उड़ा देगा। समझ में आ गया? क्या उड़ा देगा? तेरा बस बार उड़ा देगा। तो इस केस में SLG की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। अब ग्राउंडिंग हो या ना हो, क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ना भाई, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो I ऑफ शॉर्ट सर्किट तो आपका वही रहने वाला है, E/X1।
तो इस केस में आपका आई ऑफ शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली योर एसएलजी वोल्टेज। समझ में आ गया? किसमें? आइसोलेटेड। प्रैक्टिकल लाइफ में हम आइसोलेटेड रखते ही नहीं है, कोई ना कोई ग्राउंडिंग तो जरूर करते हैं। ओके, डेफिनेटली। दूसरा सॉलिड। अगर ग्राउंडिंग कैसी है? सॉलिड है, तो एक्स ऑफ एन की वैल्यू 0 होगी। इसको तो फर्क ही नहीं है एक्स ऑफ एन से, इसको फर्क है। अगर 0 होगी ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, कितना बचेगा? 3e डिवाइडेड बाय 2x। परफेक्ट है, तो ये हो जाएगा i ऑफ SLG। कितना बचा बेटा? 3e डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x1। 3/2 1.5 हो गया, 1.5 टाइम्स ऑफ e बाय x1। ये e बाय x1 कैसा दिख रहा है? शॉर्ट सर्किट करंट के जैसा। ओहो, मतलब सिंगल लाइन को ग्राउंड में और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में एक रिलेशन मिल गया। कब मिला? जब आपका सॉलिडली ग्राउंड होता है तो आपका एसएलजी फॉल्ट जो होता है वो शॉर्ट सर्किट से आपका ज्यादा होता है। कितना? 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है। कौन सा फॉल्ट? एसएलजी। किसके कंपैरिजन में? शॉर्ट सर्किट के कंपैरिजन में। कहानी समझ में, रिलेशन समझ में आ रहा है? ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज में लेते हैं, जो हमारा तीसरा है न्यूट्रल विद इंपेडेंस। ये एसएलजी का करंट है, यहां तक पहुंच गए थे। ओके, देखो, अगर मैंने बात किया तीसरा न्यूट्रल विद इंपेडेंस, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है? ओके, अब कैसे पूछा जाता है समझिए। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे थ्री फेज करंट को और एसएलजी करंट को मान लो क्या करना हो? बराबर करना हो। क्या करना हो? बराबर करना हो, तो बताओ कि मुझे न्यूट्रल के ऊपर कितना इंपेडेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज एसएलजी करंट न्यूट्रल के इंपेडेंस के ऊपर रिलेट करती है, डिपेंड करती है। समझ में आया? ओके, तो अगर मान लो दोनों को बराबर करना है, ठीक है ना, फॉर इक्वल, वहां से सारे रिलेशन समझ में आ जाएंगे आप। देखो, अगर मान लो मुझे ये करना है कि आई ऑफ एसएलजी को मुझे इक्वल करना है किससे? आई ऑफ शॉर्ट सर्किट केस में, तो क्या होगा भाई? एसएलजी क्या है? देखो बेटा, 3e डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ xn प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1। आई ऑफ शॉर्ट सर्किट क्या है? e डिवाइड बाय x1। क्या क्या कट रहा है यहां से? सबसे पहले ये e से e गया, ये e, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर आएगा, ये बनाएगा 3 टाइम्स ऑफ x1, ये उधर जाएगा, ये बनाएगा 3 टाइम्स ऑफ xn प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1। समझ में आ गई कहानी? ओके, अब यहां से अगर आप और इसको और कंसीडर करो तो यहां से ये इधर जाएगा, ये बचेगा आपका x1, ये बचेगा आपका 3 टाइम्स ऑफ xn। सॉरी, क्या हो रहा है आज? ओके बेटा, तो देखो, अगर x ऑफ n की वैल्यू अगर 1/3 टाइम्स ऑफ x ऑफ 1 के बराबर अगर आ जाती है तो आपका एसएलजी फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट सॉरी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब समझिए, ये फॉर्मूला डेवलप जब हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने एक एजम्पशन मान लिया था कि x ऑफ 0 को हम लोगों ने क्या मान लिया था? नेग्लिजिबल मान लिया था। इसलिए मैंने यहां x ऑफ 0 नहीं लिखा था। अब आप बोलोगे सर अगर क्वेश्चन में मुझे x ऑफ 0 दे दिया गया तो ठीक है भाई, अगर नहीं दिया तो डायरेक्ट लिख देना कि x ऑफ n 1/3 टाइम्स ऑफ x1 के बराबर होगा। लेकिन अगर x ऑफ 0 दे दिया जाए तो फिर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, x0 को नेगलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो एक काम करता हूं, मैं x0 इंक्लूड कर लेता हूं आप लोगों के लिए। अगर एग्जामिनर x0 की बात ना करे तो जो फाइनल जो सॉल्यूशन निकले उसमें x0 की वैल्यू 0 पुट कर देना, नेग्लिजिबल मान लेना, और अगर बात करे तो यूज में ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ओके, तो आप एक काम करो, इसको भी इंक्लूड कर लो x0 में। भाई इनके ऊपर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है ना, एक में x ऑफ n की वैल्यू 0 है, इंफिनिटी है, तो इनके ऊपर तो कोई फर्क आना नहीं है, ये तो क्लियर है कहानी। ठीक है ना? ये जनरलाइज है, ये जनरलाइज है, तो इसमें आप x0 भी ले लो। अब करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ x1, ये सारे उधर जाएंगे, यहां पे एक x0 और आ जाएगा, यहां पे एक x0 और आ जाएगा। ठीक है, आपने निकालना क्या है? x ऑफ n निकालना है। ठीक है, तो पहले x0 को इधर ले आओ, तो x1 माइनस x0 हो जाएगा ये, और ये 1/3 टाइम्स हो जाएगा। अगर x0 की बात ना करें तो इसको 0 मान लेना, 1/3 टाइम्स ऑफ x1 कर देना।
अगर न्यूट्रल का इंपेडेंस इतना हुआ तो ये दोनों फोल्ड करंट एक दूसरे के बराबर हो गए। अब एक बात बताओ मुझे, सोचो भाई, यहां से एक बात तो पता लगी सर, अगर x ऑफ n इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x0 हुआ, ठीक है, तो इस केस में I ऑफ SLG जो होगा वो बराबर होगा I ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर ऐसा हो गया केस नंबर कि x ऑफ n की वैल्यू ज्यादा हो गई, किससे, इस वैल्यू से 1/3 x ऑफ 1 माइनस x0, अगर इससे x ऑफ n ज्यादा हो तो सोचो, अगर x ऑफ n ज्यादा होगा तो कौन सी करंट बढ़ेगी और कौन सी करंट घटेगी? सर x ऑफ n से शॉर्ट सर्किट करंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर x ऑफ n की वैल्यू ज्यादा हो गई, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो SLG फोल्ड में x ऑफ n नीचे आता है, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ी तो शॉर्ट सर्किट करंट या SLG करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब x ऑफ n अगर इस वैल्यू से ज्यादा हो, x ऑफ n अगर बढ़ा तो SLG करंट कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि दैट इज ओवर कि SLG करंट इज लोअर देन फ्रॉम योर शॉर्ट सर्किट। और अगर इसका और उल्टा कर लो कि x ऑफ n अगर मान लो छोटा हो जाए तो नीचे की वैल्यू छोटी होगी तो ये बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा सर, I ऑफ SLG इज हायर देन I ऑफ शॉर्ट सर्किट। क्लियर है कहानी? तो ये तीनों चीजें याद रहेगी आपके गेट में। और एक बार ESC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यूट्रल का इंपेडेंस कितना होना चाहिए अगर दोनों करंट्स को कैसा करना है, इक्वलाइज करना है। तो वहां पे फॉर्मूला आप लोगों को लगाना था 1/3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x0। अगर वो क्वेश्चन में x0 की बात करें तो x1 माइनस x0 लगाना, अगर x0 की बात ना करें तो 1/3 टाइम्स ऑफ x1 कर देना, ठीक है ना, बिकॉज़ x0 की वैल्यू काफी कम होती है। ओके, तो ये आपका सीक्वेंशियल बिहेवियर हो गया, दोनों में कंपैरिजन हो गया, ठीक है।